नेतृत्व देना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। उनकी पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है कि पहली सूची में उनका नाम ही नहीं। सर, सीडीएस के चुनाव लड़ने की आशंकाएं जताई जा रही है, कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, उनका परिवार हमारे लिए बड़ा आत्मीय है उनका, और जो जनरल साहब के सपने थे, जो विजन था, उसको हमारी पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगी। उनके भाई आए हैं अभी, और उनका हमने पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हो गए हैं, और आगे अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो वो भी हम देखेंगे। इससे सुनने में आ रहा है डोईवाला से उनकी तैयारियां चल रही है। देखिए, अभी सभी नामों पर विचार हो रहा है, अभी किसी भी नाम पर कोई ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी ने अभी तक डोईवाला विधानसभा सीट से अपना कोई उम्मीदवार तय नहीं किया है, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्र लिखकर केंद्रीय आलाकमान से चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर, जहां उन्होंने प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से मांग करते हुए कहा है कि वर्तमान हालात को देखते हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को डोईवाला विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेहतर काम किया है। हम लोग अभी सारे डोईवाला विधानसभा के मंडलों के अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष जी, शक्ति केंद्रों के संयोजक, संगठन के सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्षद, सभासद, सब ने अपने आदरणीय प्रहलाद जोशी जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, उनसे अनुरोध किया है कि इस पर जो आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाए, और आम कार्यकर्ता चाहता है कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने डोईवाला विधानसभा में बहुत विकास के ऐतिहासिक कार्य किए हैं, और पूरे प्रदेश में उन्होंने नेतृत्व में 4 साल में विकास की गंगा बही है। ऐसे ही उन्होंने हमारी विधानसभा में बहुत अच्छे काम किए हैं, और आम जनता की चाहती है कि वो चुनाव लड़ें, जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तराखंड में उनके चुनाव लड़ने से फायदा भी होगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 64 प्रत्याशियों को अभी तक मैदान में उतार दिया है, लेकिन अभी भी 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है, जिसके लिए लगातार दिल्ली में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक पार्टी ने जिन प्रत्याशियों पर दांव खेला है, सभी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक बीजेपी के प्रत्याशियों के मुकाबले कांग्रेस के दावेदार ज्यादा मजबूत हैं, और उसी के आधार पर कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहती हूं, अपने गिरेबान में पहले आप देखिए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राज्य गठन से लेकर अभी तक जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, या जितने भी स्पोर्ट्स कॉलेजेस हैं, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। गैरसैंण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कांग्रेस की देन है। वहां केदारनाथ आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण पुनर्वास के कार्य हुए, वो सारे कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। आपके पास गिनाने के लिए सिर्फ झूठी बातों के अलावा और कुछ नहीं है। आप तो पेड़ कटान से लेकर विकास के नाम पर जिस तरह से उत्तराखंड को खोदने का काम कर रहे हैं, अवैध खनन करवा रहे हैं, अपने लोगों की जेबें भरवा रहे हैं, आज आप बेनकाब हो चुके हैं। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। शादी पे सजना संवरना तो लगा ही रहता है, पर मौके पर 4 चांद लगाने के लिए मेरे पास है ऐश ब्रा का ब्यूटीफुल कलेक्शन। रूरा कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड और ओम कोल्ड स्टोरेज, गोविंद ग्रीन फ्रूट्स इंफ्राटेक एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, रूरा, कानपुर देहात। आलू भंडार 21 फरवरी से शुरू। किसानों के लिए विशेष सुविधा, सेवा का मौका प्रदान करें। निवेदक रामजी गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेवी, श्याम जी, प्रशांत विनय, अविनाश, चितवन, रूरा, कानपुर देहात। 73वें गणतंत्र दिवस पर शहीदों को शत शत नमन। एक वोट करेगा चोट, इसीलिए लोकतंत्र के महापर्व 20 फरवरी को मतदान कर अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। संतोष त्रिपाठी, वरिष्ठ समाज सेवी, झिझक। आलोक वर्मा, हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, नगर पंचायत और पीछे इसलिए हैं कि हमारे देश को अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करना है। अभी हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूं, आप अपने घर में देखिए,
आज के बच्चों को आप 4 ताजे आम ला के दे दीजिए और छोटे बच्चे को जो 5 साल 7 साल का हो और माजा की एक बोतल उसके सामने रख दीजिए, वो माजा की बोतल उठाएगा, क्योंकि वो टीवी पे रोज देखता है कि परी कैसे आती है और कैसे। भवन में लैंसडाउन विधानसभा में कांग्रेस के प्रबल दावेदार रहे रघुवीर सिंह बिष्ट के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने आलाकमान से मांग करते हुए कहा है कि 5 साल तक कांग्रेसी कार्यकर्ता रघुवीर सिंह बिष्ट ने क्षेत्र में जाकर जनसेवा की है। अचानक से पार्टी ने अनुकृति गुसाई को पैराशूट प्रत्याशी के तौर पर उन पर थोप दिया है, जिससे वो नाराज हैं। हमारी ये मांगे हैं कि रघुवीर बिष्ट जी पिछले 5 सालों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव में, है ना, वहां गांव-गांव में जाकर भ्रमण कर रहे हैं। जब भी कोई समस्या होती है रघुवीर बिष्ट सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है, सबसे पहला फोन रघुवीर बिष्ट जी को आता है, ठीक है ना। अनुकृति गुसाई जो अभी 2 महीने पहले कांग्रेस में शामिल हुई है, 2 दिन पहले, हाँ, मतलब हाँ, अभी मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं, है ना। और एक आदमी जो 5 साल से काम कर रहा है उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, और धन बल के बलबूते पर अगर किसी ऐसे को टिकट दे दिया जाएगा। मैं देखिए, मैं कलयुगी नारद के अवतार में मैं इसलिए आया हूं कि मैं उत्तराखंड का हितैषी हूं। मुझे पता है कि जनरल टीपीएस रावत ने कितने काम किए हैं, और जनरल टीपीएस रावत की चिट्ठी भी गई है वहां पर, उनको भी इग्नोर कर दिया गया है। उन्होंने रिकमेंड किया था उनको कि रघुवीर बिष्ट एकमात्र है, वो राजनीति के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जितना काम टीपीएस रावत जी ने किए हैं उतने काम कोई ना कोई कर सकता है। 5 साल में उन्होंने 84 सड़कों का जो है नया निर्माण किया है, कि कितनी स्कूलों का उच्चीकरण किया, कितना काम किया, डिग्री कॉलेज, ITI, दुनिया भर के उन्होंने काम किए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी और कांग्रेस के भीतर प्रत्याशियों के घोषित होने के बाद विरोध के स्वर भी मुखर होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला बीजेपी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में देहरादून की गढ़ी कैंट विधानसभा क्षेत्र को लेकर सामने आया है, जहां बीजेपी ने स्वर्गीय हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर को कैंट विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन बीजेपी के कैंट विधानसभा सीट से दावेदारी करने वाले तमाम नेता इस बात को लेकर नाराज हो गए और प्रदेश मुख्यालय में संगठन महामंत्री अजय कुमार से प्रत्याशी को बदलने की मांग करने लगे। हम सभी जो भारतीय जनता पार्टी देहरादून कैंट विधानसभा से हम सब लोग जो दावेदार थे, आज अपनी बात कहने माननीय महामंत्री संगठन जी के पास आए हैं, और हमने जो टिकट घोषित होने के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे हमने माननीय महामंत्री संगठन जी को अवगत कराया है और टिकट पर पुनर्विचार की मांग की है, क्योंकि देहरादून कैंट भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रतिष्ठा की सीट है और ये हमारी अजेय सीट है। लेकिन जब से यहाँ टिकट डिक्लेयर हुआ है तब से कार्यकर्ता बहुत मायूस है, जनता बहुत निराश है, और वहाँ पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके लिए हमने एक अपने जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते अपनी सारी बात माननीय महामंत्री संगठन जी को बताई है, और हमारा कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि शायद संगठन ने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर विश्वास करने की बजाय सिंपैथी वेव पर सवार होकर जो चुनाव लड़ने का प्रयास किया, वो उस पर परिवारवाद हावी हो गया। इस समय सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं है, परिवारवाद ट्रेंड कर रहा है। रायबरेली में जहरीली शराब मामले में इंस्पेक्टर अजय कुमार कांस्टेबल धीरेन्द्र श्रीवास्तव को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि जिला आबकारी अधिकारी राजेश्वर मौर्य को नोटिस जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि महाराजगंज इलाके में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार शाम की है, जहां पर शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया। 9 लोगों ने दम तोड़ दिया, बाकियों का इलाज जारी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस हर नजरिए से जांच में जुटी है।
डॉक्टर साहब क्या नाम है? डॉक्टर अतुल पांडे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। कल कुछ शराब के से मौतों का मामला आया है सामने, क्या है? हाँ, काफ़ी मरीज आए हैं। कोई जहरीली शराब पी के, लगभग 30 मरीज हैं, जिसमें से कुछ वहीं पे एक्सपायर हुए हैं महाराजगंज में। 2 पेशेंट यहाँ आके एक्सपायर हुए हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और दो अभी सुबह आए हैं, ब्रॉड डेड आए हैं। और बुलेटिन के अंत में एक निगाह डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर दिखी देश की ताकत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ली परेड की सलामी। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उत्तराखंड की झांकी में बाबा बद्रीनाथ धाम की झलक देखकर लोग हुए अभिभूत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कहा, जीवंत लोकतंत्र पर देशवासियों को गर्व करना चाहिए। प्रयागराज में साधु सन्यासियों ने संगम क्षेत्र में मनाया गणतंत्र दिवस। राष्ट्र हित को धर्म से भी बताया ऊपर। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में करेंगे जनसंपर्क। बिजनौर और मुजफ्फरनगर में भी जनता से संपर्क करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और रायबरेली में जहरीली शराब कांड में 9 लोगों की मौत के मामले में इंस्पेक्टर अजय कुमार, कांस्टेबल देवेंद्र श्रीवास्तव सस्पेंड। जिला आबकारी अधिकारी राजेश्वर मौर्य को नोटिस जारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com। सहारा प्रणाम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ए नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। इतने सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोखा नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है।
सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर आज राजपथ पर देश की ताकत का प्रदर्शन किया गया। राजपथ पर निकाली परेड में सेना, अर्धसैनिक बलों से लेकर देश की सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिली हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। कोरोना के कारण इस बार महज 6000 दर्शक ही परेड को देख सके। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। और अब गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह स्थल राजपथ पर सलामी मंच के निकट पहुंच चुके हैं प्रधान। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की झांकियां निकाली गई हैं। यूपी की झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झलक देखने को मिली। पूरे देश ने भव्य और नव्य काशी विश्वनाथ धाम का वैभव देखा। परेड में बाबा के धाम की झांकी आकर्षण का केंद्र रही है। झांकी में बाबा के दरबार के साथ ही धर्मनगरी काशी की परंपरा, कला और संस्कृति के रंगारंग मां गंगा के संग देखने को मिले। For many of us, witnessing this flypast, these are memories. देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधानसभा में झंडा फहराकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। परेड की सलामी भी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि हम सबको भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज भारत दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश कर रहा है। आज दुनिया में भारत को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए अपना एक संविधान बनाना आवश्यक होता है। भारत के उस समय के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर के एक संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा तैयार करके संविधान की प्रति संविधान सभा को सौंपती है और 26 जनवरी 1950 को इस देश ने अपना संविधान लागू किया। भारत का संविधान कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर जहां भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराता है, वही भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कुछ मौलिक कर्तव्य भी भारत के संविधान ने दिए हैं। अधिकार और कर्तव्य के बीच का यह समन्वय ही भारत के संविधान को दुनिया के अन्य संविधानों की तुलना में कुछ विशिष्ट स्थान रखता है। भारत के संविधान ने दुनिया के सामने अपनी विशिष्टता की छाप छोड़ी है। खासतौर पर आधी आबादी को देश के पहले आम चुनाव से ही मतदान का अधिकार मिले। आधुनिक लोकतंत्र की डींग हाँकने वाले ब्रिटेन में यह अधिकार बहुत बाद में मिला, लेकिन भारत में पहले आम चुनाव में ही यह अधिकार प्राप्त हो गया था। देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वहीं लखनऊ विधानसभा के साथ साथ शहर की
अधिकतर इमारतों में तिरंगों की लाइटों से उन्हें सजाया गया है, जिसे देखने के लिए लोग अपने बच्चों के साथ विधानसभा के बाहर पहुंचे और इस रंग बिरंगे पल को बच्चों ने अपने कैमरे में कैद किया। आपको बताते चलें कि आज के दिन विधानसभा मार्ग पर झांकियां निकाली जाती हैं और रंगारंग सांस्कृतिक प्रदर्शन किए जाते हैं, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहां इकट्ठा होते हैं, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन निश्चित तौर पर कराया जा रहा है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर साधु संन्यासियों ने संगम क्षेत्र में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गणतंत्र दिवस मनाया और कामना की है कि हमारा देश सद्भावना, सौहार्द पूर्वक एकता और अखंडता की दौर में बंधकर उच्च शिखर पर कीर्तिमान स्थापित करे और मां गंगा सबका कल्याण करे। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में आतंकी खतरों के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। महाराजगंज से सटे सीमा क्षेत्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एसएसपी और पुलिस के द्वारा सीमा के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके, होटल, ढाबों पर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही सनौली सीमा से गुजरने वाले लोगों और वाहनों की डॉग स्क्वाड के साथ कड़ी तलाशी ली जा रही है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐशप्रा डायमंड्स के साथ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सभी जनपद वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जीवन ज्योति चंद्रकमल एकेडमी, कालपी रोड, उरई। नमस्कार, मैं प्रियंका निरंजन, जिलाधिकारी जनपद जालौन। समस्त जनपद वासियों से मेरा अनुरोध है, आप सब अपने लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और 20 फरवरी को अपने बूथ तक जाकर मतदान अवश्य करें। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, वैक्सीन लगवाएं और स्वयं को भी सुरक्षित रखें। आरपीएन सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर आरपीएन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरपीएन सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने जेपी नड्डा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफी कम समय में राष्ट्र निर्माण का काम किया है। सिंह ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने कानून व्यवस्था में बेहद सुधार किया। मुख्यमंत्री योगी के उप सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आरपीएन सिंह का बीजेपी में हम स्वागत करते हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा। और इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से घबरा गई है और 2022 में बीजेपी का विकास रथ जीत के साथ आगे बढ़ रहा है। संवाददाता सरिता गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद
हम बात करते हैं सर, आरपीएन सिंह लंबी सेवाएं उन्होंने कांग्रेस में दी, अब बीजेपी में आ गए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और इन पार्टियों की ना कोई नीति है, ना कोई रीति है, ना देश के लिए, ना देशवासियों के लिए कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। इनका एक एजेंडा है कि किसी भी तरीके से सत्ता अर्जित करो, लूटो और केवल अपने ही और अपने लोगों की झोली भरो। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा साफ है, हमारा देश के हित में काम करना है, देशवासियों के हित में काम करना है। गरीब हमारी प्राथमिकता है, किसान हमारी प्राथमिकता है, मजदूर हमारी प्राथमिकता है, पढ़ा लिखा नौजवान उसको एकदम भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां हों, ये हमारी प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता को प्रदेश की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसलिए 2022 के इस विधानसभा चुनाव में फिर से हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जब हताशा में आ गई, उसे लगा कि अब हम शरीफ लोग उनकी पार्टी में नहीं आ सकते, तो उन्होंने फिर अपराधियों की शरण लिया है, गुंडों की शरण लिया है, माफियाओं की शरण लिया है, दंगाइयों की शरण लिया है, भ्रष्टाचारियों की शरण लिया। और इस सूची बाहर आते ही समाजवादी पार्टी 400 से 40 पर आ गई। बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है, लेकिन अब यूपी की राजनीति कहीं ना कहीं जिन्ना, पाकिस्तान और तमंचावादी पर सीमित हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र तुष्टीकरण, मैंने कहा ना, जब उनको लगा, पहले तो 400 का दावा कर रहे थे, अब 40 के सीटें जीतना भी उनके लिए जब मुश्किल हो गया है, तब वह जिन्ना की भी बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की भी बात कर सकते हैं, तालिबान की भी बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, हम तो केवल गरीब की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश को विकास में नंबर 1 बनाने की बात कर सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी की बात कर सकते हैं, अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की बात कर सकते हैं। जिन्होंने जनता को लूट करके अपनी तिजोरी भरी है, वह जनता का लूटा हुआ पैसा निकाल करके फिर जनता के लिए समर्पित करने की बात कर सकते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिमी यूपी के दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो माननीय गृह मंत्री जी के पश्चिम यूपी और कैराना के दौरे पर सवाल उठाते हैं, उन्हीं लोगों के कारण उत्तर प्रदेश पूरे देश और दुनिया में बदनाम हुआ था। संरक्षण में उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो अपने घर में रह करके, अपने कस्बे में रह करके, अपने जिले में रह करके व्यापार करते रहे हों, अपना परिवार का पालन पोषण करते रहे हों, उनको इनके गुंडों और दंगाइयों के कारण से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे परिवारों में जाकर के हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने लोगों का मनोबल बढ़ाया और प्रदेश को आश्वस्त किया है कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की सुरक्षा की गारंटी कमल का फूल है भारतीय जनता पार्टी। सर, आखिरी सवाल, 2022 में क्या लग रहा है? 2022 में 300 से ज्यादा सीटें हम फिर जीत रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता का आशीर्वाद बरस रहा है, कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है, सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता हमारे पास है और अपराधीकरण का गुलदस्ता समाजवादी पार्टी के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यूपी में कमल खिला रही है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सरिता गुप्ता, सहारा समय, दिल्ली। उत्तराखंड चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद अभी भी 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सभी 11 सीटों पर चर्चा हो रही है और जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। हरीश रावत पर भी चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है। ये बड़ा हास्यास्पद है कि जो कह रहे थे कि हमको जो है नेतृत्व देना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, उनकी पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है कि पहली सूची में उनका नाम ही नहीं। सर, सीडीएस के चुनाव लड़ने की आशंकाएं जताई जा रही है, कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, उनका परिवार हमारे लिए बड़ा आत्मीय है उनका, और जो जनरल साहब के सपने थे, जो विजन था, उसको हमारी पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगी। उनके भाई आए हैं अभी और उनका हमने पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हो गए और आगे अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो वो भी हम देखेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है डोईवाला से उनकी तैयारियां चल रही है। देखिए, अभी सभी नामों पर विचार हो रहा है, अभी किसी भी नाम पर कोई ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी ने अभी तक डोईवाला विधानसभा सीट से अपना कोई उम्मीदवार तय नहीं किया है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्र लिखकर केंद्रीय आलाकमान से चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर, जहां उन्होंने प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से मांग करते हुए कहा है कि वर्तमान हालात को देखते हुए
पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को डोईवाला विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेहतर काम किया है। हम लोग अभी सारे डोईवाला विधानसभा के मंडलों के अध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष जी, शक्ति केंद्रों के संयोजक, संगठन के सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्षद, सभासद, सबने अपने आदरणीय प्रहलाद जोशी जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, उनसे अनुरोध किया है कि इस पर जो आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाए और आम कार्यकर्ता चाहता है कि उनको चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने डोईवाला विधानसभा में बहुत विकास के ऐतिहासिक कार्य किए हैं और पूरे प्रदेश में उन्होंने नेतृत्व में 4 साल में विकास की गंगा बही है। ऐसे ही उन्होंने हमारी विधानसभा में बहुत अच्छे काम किए हैं और आम जनता की चाहती है कि वो चुनाव लड़ें, जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तराखंड में उनके चुनाव लड़ने से फायदा भी होगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 64 प्रत्याशियों को अभी तक मैदान में उतार दिया है, लेकिन अभी भी 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है, जिसके लिए लगातार दिल्ली में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक पार्टी ने जिन प्रत्याशियों पर दांव खेला है सभी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक बीजेपी के प्रत्याशियों के मुकाबले कांग्रेस के दावेदार ज्यादा मजबूत हैं और उसी के आधार पर कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहती हूं, अपने गिरेबान में पहले आप देखिए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राज्य गठन से लेकर अभी तक जितने भी शिक्षण संस्थान हैं या जितने भी स्पोर्ट्स कॉलेजेस हैं, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। गैरसैंण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कांग्रेस की देन है। वहां केदारनाथ आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण पुनर्वास के कार्य हुए वो सारे कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। आपके पास गिनाने के लिए सिर्फ झूठी बातों के अलावा और कुछ नहीं है। आप तो पेड़ कटान से लेकर विकास के नाम पर जिस तरह से उत्तराखंड को खोदने का काम कर रहे हैं, अवैध खनन करवा रहे हैं, अपने लोगों की जेबें भरवा रहे हैं, आज आप बेनकाब हो चुके हैं। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास एशप्रा डायमंड्स के साथ। सहारा न्यूज समय भारत का एक प्रतिष्ठित एवं सम्मानित न्यूज चैनल है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, मुरादाबाद जिले के निवासियों को बहुत बहुत बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा के लिए डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस में लगातार अनुकृति गुसाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मंगलवार को कांग्रेस भवन में लैंसडाउन विधानसभा में कांग्रेस के प्रबल दावेदार रहे रघुवीर सिंह बिष्ट के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने आलाकमान से मांग करते हुए कहा है कि 5 साल तक कांग्रेसी कार्यकर्ता रघुवीर सिंह बिष्ट ने क्षेत्र में जाकर जनसेवा की है। अचानक से पार्टी ने अनुकृति गुसाई को पैराशूट प्रत्याशी के तौर पर उन पर थोप दिया है, जिससे वो नाराज हैं। हमारी ये मांगे हैं कि रघुवीर बिष्ट जी पिछले 5 सालों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव में, है ना, वहां गांव-गांव में जाकर भ्रमण कर रहे हैं। जब भी कोई समस्या होती है रघुवीर बिष्ट सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है, सबसे पहला फोन रघुवीर बिष्ट जी को आता है, ठीक है ना। अनुकृति गुसाई जो अभी 2 महीने पहले कांग्रेस में शामिल हुई है, 2 दिन पहले, हाँ, मतलब हाँ, अभी मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं, है ना। और एक आदमी जो 5 साल से काम कर रहा है उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है और धन बल के बलबूते पर अगर किसी ऐसे को टिकट दे दिया जाएगा। मैं देखिए, मैं कलयुगी नारद के अवतार में मैं इसलिए आया हूं कि मैं उत्तराखंड का हितैषी हूं। मुझे पता है कि जनरल टीपीएस रावत ने कितने काम किए हैं और जनरल टीपीएस रावत की चिट्ठी भी गई है वहां पर, उनको भी इग्नोर कर दिया गया है। उन्होंने रिकमेंड किया था उनको कि रघुवीर बिष्ट एकमात्र है, वो राजनीति के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जितना काम टीपीएस रावत जी ने किए हैं उतने काम कोई ना कोई कर सकता है। 5 साल में उन्होंने 84 सड़कों का जो है नया निर्माण किया है, कि कितनी स्कूलों का उच्चीकरण किया, कितना काम किया, डिग्री कॉलेज, ITI, दुनिया भर के उन्होंने काम किए हैं।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी और कांग्रेस के भीतर प्रत्याशियों के घोषित होने के बाद विरोध के स्वर भी मुखर होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला बीजेपी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में देहरादून की गढ़ी कैंट विधानसभा क्षेत्र को लेकर सामने आया है, जहां बीजेपी ने स्वर्गीय हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर को कैंट विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन बीजेपी के कैंट विधानसभा सीट से दावेदारी करने वाले तमाम नेता इस बात को लेकर नाराज हो गए और प्रदेश मुख्यालय में संगठन महामंत्री अजय कुमार से प्रत्याशी को बदलने की मांग करने लगे। हम सभी जो भारतीय जनता पार्टी देहरादून कैंट विधानसभा से हम सब लोग जो दावेदार थे, आज अपनी बात कहने माननीय महामंत्री संगठन जी के पास आए हैं और हमने जो टिकट घोषित होने के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे हमने माननीय महामंत्री संगठन जी को अवगत कराया है और टिकट पर पुनर्विचार की मांग की है, क्योंकि देहरादून कैंट भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रतिष्ठा की सीट है और ये हमारी अजेय सीट है। लेकिन जब से यहाँ टिकट डिक्लेयर हुआ है तब से कार्यकर्ता बहुत मायूस है, जनता बहुत निराश है और वहाँ पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके लिए हमने एक अपने जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते अपनी सारी बात माननीय महामंत्री संगठन जी को बताई है और हमारा कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि शायद संगठन ने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर विश्वास करने की बजाय सिंपैथी वेव पर सवार होकर जो चुनाव लड़ने का प्रयास किया वो उस पर परिवारवाद हावी हो गया। इस समय सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं है, परिवारवाद ट्रेंड कर रहा है। रायबरेली में जहरीली शराब मामले में इंस्पेक्टर अजय कुमार कांस्टेबल धीरेन्द्र श्रीवास्तव को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि जिला आबकारी अधिकारी राजेश्वर मौर्य को नोटिस जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि महाराजगंज इलाके में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार शाम की है, जहां पर शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया। 9 लोगों ने दम तोड़ दिया, बाकियों का इलाज जारी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस हर नजरिए से जांच में जुटी है। डॉक्टर साहब क्या नाम है? डॉक्टर अतुल पांडे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। कल कुछ शराब के से मौतों का मामला आया है सामने, क्या है? हाँ, काफ़ी मरीज आए हैं। कोई जहरीली शराब पी के लगभग 30 मरीज हैं, जिसमें से कुछ वहीं पे एक्सपायर हुए हैं महाराजगंज में। 2 पेशेंट यहाँ आके एक्सपायर हुए हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और दो अभी सुबह आए हैं, ब्रॉडेड आए हैं। और बुलेटिन के अंत में एक निगाह डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर दिखी देश की ताकत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ली परेड की सलामी। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उत्तराखंड की झांकी में बाबा बद्रीनाथ धाम की झलक देखकर लोग हुए अभिभूत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कहा, जीवंत लोकतंत्र पर देशवासियों को गर्व करना चाहिए। प्रयागराज में साधु सन्यासियों ने संगम क्षेत्र में मनाया गणतंत्र दिवस। राष्ट्र हित को धर्म से भी बताया ऊपर। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में करेंगे जनसंपर्क। बिजनौर और मुजफ्फरनगर में भी जनता से
संपर्क करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और रायबरेली में जहरीली शराब कांड में 9 लोगों की मौत के मामले में इंस्पेक्टर अजय कुमार, कांस्टेबल देवेंद्र श्रीवास्तव सस्पेंड, जिला आबकारी अधिकारी राजेश्वर मौर्य को नोटिस जारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com। सहारा प्रणाम। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, उन्नाव जिले के सम्मानित नागरिकों, अधिकारियों एवं हमारे मित्रों को एओवी एक्सपोर्ट्स की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी नागरिकों से अपील है कि आगामी 23 फरवरी को होने वाले मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। जय हिंद। सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर